हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रैक्टिस विद्यापीठ यूट्यूब चैनल। अभी तक हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ लिया, क्लासिफिकेशन पढ़ लिया है। अब उसमें बहुत छोटे छोटे कुछ टॉपिक हैं जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत जरूरी हैं। वो टॉपिक आज हम कवर करेंगे और इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा। तो एक इसमें है कि नेचर ऑफ या ऐसे लिख सकते हैं कि ये एक एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो यहां हम लिखेंगे नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड, अगर निकालना हो तब क्या होगा। और यहां हेडिंग लिख सकते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो इसमें पहला है नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो उसके लिए परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का एक फॉर्मूला होता है। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का एक फॉर्मूला है। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर होता है 16 इंटू XA माइनस XB प्लस 3.5 इंटू XA माइनस XB का XA माइनस XB का होल स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर percentage ionic character where XA and XB ये जो है क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ, या ऐसे लिख दें X है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, ठीक है। ये निकालने का तरीका इसी में आप कहे परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर पढ़ लिया। परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा। तो परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर में हम यहां लिख देंगे क्या, परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर इज इक्वल टू 100 माइनस परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। क्या हो जाएगा, 100 माइनस परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। ठीक है, ये इसका पहला एप्लीकेशन है, तो ये इंपॉर्टेंट है यहां पर। अब इसके बाद हम दूसरा एप्लीकेशन पढ़ेंगे। अब यहां पर दूसरा टॉपिक है नेचर ऑफ कंपाउंड इन वाटर हैविंग OH लिंकेज। ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे बेस्ड है। जैसे मान लीजिए एक एलिमेंट है X, कोई एक एलिमेंट हमने X मान लिया, उससे OH बॉन्ड बना हुआ है। इस तरीके से एक दूसरा एलिमेंट यहां मान लेते हैं, उससे भी OH बॉन्ड बना हुआ है। तो यहां पर X को हमने मान लिया है मेटल, X को मेटल मान लिया है, और यहां पर इसी X को हमने क्या मान लिया है, नॉन मेटल। इसको मेटल मान लिया, इसको क्या मान लिया, नॉन मेटल। तो आप जानते हैं कि X अगर जो मेटल है और ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा। और ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव, दोनों ही नॉन मेटल्स हैं। तो हमेशा ही जब कभी भी बॉन्ड ब्रेक होगा ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है। यहां पर देखिए ये नॉन मेटल है, ऑक्सीजन खुद एक नॉन मेटल है, दोनों लोग नॉन मेटल है, तो इन दोनों नॉन मेटल्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होगा। और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होती है, ऑक्सीजन की 3.5 होती है। तो इन दोनों में से जब कभी भी बॉन्ड ब्रेक होना होगा, तो इस नॉन मेटल और ऑक्सीजन का बॉन्ड ना ब्रेक होकर कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का। ठीक है, तो ये क्या होता है, यहां पर कभी भी जब ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, तो हम यहां कहेंगे कि ये कंपाउंड एसिडिक इन नेचर है। कंपाउंड कैसा होगा, एसिडिक। क्यों, क्योंकि क्या दे रहा है, H+ आयन दे रहा है। क्या दे रहा है, H+ आयन दे रहा है। ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस पूरा OH अलग हो जाएगा। तो ये कैसा है, ये बेसिक इन नेचर है। इसीलिए हम लोग बार बार कहते हैं कि जितने भी मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल के ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड में यही डिफरेंस है कि मेटल का ऑक्साइड्स बेसिक नेचर होता है और इनका नेचर कैसा होता है, कैसा होगा, एसिडिक होगा। तो यहां पर एक लाइन और लिख लीजिएगा आगे कि X इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस
इज मोर इन एक्स और वो, ठीक है। और यहां पे क्या लिखेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मोर इन ऑक्सीजन हाइड्रोजन। तो यहां इन दोनों के बीच में ज्यादा था तो ये टूट गया, यहां ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में ज्यादा है तो ये टूट जाएगा। अब इसमें तीसरी चीज है पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। पोलैरिटी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड लिख दें यहां पर, पोलैरिटी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और पोलैरिटी ये क्या होगा, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और 1/परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर, 1/परसेंटेज क्या है, कोवेलेंट कैरेक्टर, ये इस तरीके से वैरी करेगा। अब अगला टॉपिक है नेचर ऑफ ऑक्साइड। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट, जो पीरियोडिक टेबल के अंदर होते हैं। तो यहां लिख देंगे कि नेचर ऑफ ऑक्साइड वेरीज, नेचर ऑफ ऑक्साइड वेरीज फ्रॉम एसिडिक टू, फ्रॉम बेसिक टू एसिडिक, फ्रॉम बेसिक टू एसिडिक। लिख लेते हैं कैसे, जैसे यहां हमने सोडियम लिखा तो सोडियम का ऑक्साइड का नाम क्या है, Na2O। मैग्नीशियम का ऑक्साइड का नाम क्या है, MgO। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड का नाम क्या है, Al2O, ठीक है। सिलिकॉन का SiO2, फास्फोरस का P2O7 लिख लेते हैं, सल्फर का SO2 लिख दिया हमने, या SO3 लिख लेते हैं, SO3। क्लोरीन का Cl2O7, क्या लिख दिया हमने, Cl2O7। तो ये कैसा होगा, ये स्ट्रॉन्ग बेसिक है। कैसा है इसका नेचर, स्ट्रॉन्ग बेसिक। ये ऑक्साइड है, अंदर पानी में जाके क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड बना लेगा। और अभी मैंने आपको बताया कि ये मेटल का ऑक्साइड है, अंदर जाके मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाएगा। और मेटल के हाइड्रोक्साइड का नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। तो ये स्ट्रॉन्ग बेसिक है। ये भी कैसा होगा, ये भी बेसिक होगा, लेकिन इसके कंपैरेटिवली इसकी बेसिसिटी कम होती है। फिर ये एम्फोटेरिक हो जाता है। कैसा हो जाएगा, ये एम्फोटेरिक हो जाएगा। सिलिकॉन कैसा होगा, सिलिकॉन का ऑक्साइड ये वीक एसिडिक होता है। फास्फोरस का एसिडिक ही होगा, बट इसके कंपैरेटिवली सिलिकॉन कंपैरिजन में ज्यादा होगा। फिर ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक, और ये भी क्या हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग एसिडिक। तो ये सबको समझ में आ रही होगी। देखिए वेरी कर रहा है, कहां से कहां वेरी कर रहा है। यहां पर स्ट्रॉन्ग बेसिक, फिर बेसिक से हटके एम्फोटेरिक पे आ गया। एम्फोटेरिक कौन होते हैं, जिनके अंदर एसिडिक बेसिक दोनों नेचर होता है, वो एम्फोटेरिक हो जाएंगे। फिर से और आगे जाएगा तो ये सिलिकॉन है, ये वीक एसिडिक है, फिर एसिडिक हो जाएगा, फिर स्ट्रॉन्ग एसिडिक, फिर बढ़ता रहेगा। तो हमें पूछा जाए कि किसी पर्टिकुलर पीरियड में क्या वेरिएशन आया, तो आप कहेंगे देखिए यही वेरिएशन आया है कि लेफ्ट टू राइट गए। तो यहां पर सबसे लेफ्ट में कौन लिखा जाता है, सोडियम। सोडियम के बाद मैग्नीशियम लिखा जाता है, एल्यूमिनियम लिखा जाता है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर बेसिक से कैसा जा रहा है, एसिडिक में वेरिएशन आ रहा है। अब नेक्स्ट टॉपिक है नेचर ऑफ हाइड्राइड। नेचर ऑफ हाइड्राइड में क्या वेरिएशन है, इन अ पीरियड नेचर ऑफ हाइड्राइड चेंजेस फ्रॉम बेसिक टू एसिडिक। बेसिक से किधर चला जाएगा, एसिडिक। लेकिन वहीं पर क्या होता है, इन अ पर्टिकुलर ग्रुप द एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ नॉन मेटल्स इंक्रीजेस। अब इसको हम एग्जांपल से समझे, जैसे हमने यहां लिख दिया NH3, एक दूसरा हाइड्राइड लिख दिया H2O, एक दूसरा हाइड्राइड लिख दिया हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो आप जानते हैं कि नाइट्रोजन का जो हाइड्राइड है ये बेसिक होता है। कैसा होता है ये कैसा होता है, बेसिक होता है, वीक बेसिक होगा। कैसे, ये जो NH3 है
जब इसको पानी में डिजोल्व किया जाता है तो ये बना लेता है NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये एक बेस है। कैसा बेस है? वीक बेसिक है। ठीक है, कैसा बेस है? ये वीक बेसिक है। और हम सभी लोग जानते हैं कि वाटर कैसा होता है? वाटर न्यूट्रल होता है। कैसा होता है? वाटर न्यूट्रल। और HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, इसका नेचर वीक एसिडिक होगा। कैसा होगा इसका नेचर? वीक एसिडिक होगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन के राइट साइड में ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन के राइट साइड में फ्लोरीन आता है। तो नाइट्रोजन का हाइड्राइड है, ये ऑक्सीजन का हाइड्राइड है, ये फ्लोरीन का हाइड्राइड है। तो पहले वीक बेसिक है, बेसिक के बाद कैसा चला गया? न्यूट्रल में, न्यूट्रल के बाद कैसा चला गया? एसिडिक। तो मैंने वही बताया आपको, इन ए पीरियड नेचर ऑफ हाइड्राइड चेंजेस फ्रॉम बेसिक टू एसिडिक। कैसे चेंज हो रहा है? नेचर ऑफ हाइड्राइड ऑफ नॉन मेटल लिख लीजिएगा, यहां पर नॉन मेटल्स का लिख लेते हैं। कहां जा रहा है ये हाइड्राइड? बेसिक से किधर बदल रहा है? एसिडिक में। वेयर एज इन ए ग्रुप में क्या हो रहा है? एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्राइड ऑफ नॉन मेटल्स इंक्रीजेस। अब ये हम चेक कर लेते हैं। NH3 के जस्ट नीचे कौन सा आ जाएगा? PH3। H2O के नीचे क्या आएगा? H2S आएगा। ऑक्सीजन के नीचे सल्फर आता है। HF के बाद कौन आएगा? HCl। तो HCl स्ट्रॉन्ग एसिडिक होता है। कैसा होता है ये? स्ट्रॉन्ग एसिड। तो वही मैंने कहा कि नीचे जाने पर एसिडिक नेचर बढ़ेगा। ये वीक एसिडिक था और ये कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग एसिडिक। ये न्यूट्रल था और ये कैसा हो जाएगा? ये वीक एसिडिक होता है। तो न्यूट्रल से एसिडिक की तरफ बढ़ा, भले ही वीक एसिड है लेकिन बढ़ तो रहा है ना एसिडिक की तरफ, नेचर चेंज हो रहा है एसिड की तरफ। यहां पर ये वीक बेसिक है। ये कैसा है? वीक बेसिक है। और ये कैसा होगा? ये PH3 जो फॉस्फीन होता है, ये वेरी वीक बेस होता है। तो आपको दिखाई दे रहा है कि बेसिक नेचर घट रहा है। तो अगर जो बेसिक नेचर घटेगा तो कौन सा नेचर बढ़ेगा? एसिडिक नेचर बढ़ेगा। तो यहां से हम इसको समझ सकते हैं। ये इसका एग्जांपल था, बहुत अच्छा एग्जांपल है, यहां से हम समझ सकते हैं। अब यहां पर एक छोटा सा टॉपिक है, सम इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये कुछ बहुत जरूरी है, बार बार कहीं स्टेट लेवल एग्जाम में पूछ लिया था तो हमें जाना जरूरी है। कौन कौन से एलिमेंट ऐसे हैं पीरियोडिक टेबल पे जो गैसेस स्टेट में होते हैं? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन। ये सब कैसे स्टेट पाए जाते हैं? इनका फिजिकल स्टेट, नॉर्मल टेम्परेचर पे फिजिकल स्टेट इनका क्या है? वो गैसेस स्टेट है। लिक्विड स्टेट में कौन पाया जाता है? गैलियम। गैलियम जो है 30 डिग्री टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट पाया जाता है। गैलियम हो गया, ब्रोमीन, क्रोमियम, मरकरी और फ्रांसियम, ये किस स्टेट में पाए जाते हैं? ये लोग लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। फिर एम्फोटेरिक एलिमेंट्स का नाम बताना था, तो एम्फोटेरिक एलिमेंट्स में बेरिलियम, जिंक, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, टिन, लेड। तो इसमें सिर्फ यही सिलिकॉन जो है वो नॉन मेटल है, बाकी सभी लोग मेटल हैं। सॉरी, सिलिकॉन जो है मेटलॉइड होता है। तो ये एम्फोटेरिक एलिमेंट के नाम आप याद कर लीजिए। ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सभी एम्फोटेरिक है, मतलब इनके ऑक्साइड एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर परफॉर्म कर सकते हैं। मेटलॉइड की बात करें तो मेटलॉइड कौन कौन है? बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेलेरियम, एस्टाटीन, जर्मेनियम, टिन। इसको आप सीक्वेंस पे लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और एस्टाटीन। ये इतने एलिमेंट होते हैं। एंटीमनी लिखा ही गया है, जर्मेनियम हो गया, ठीक है। ये हो गए कौन से हमारे? ये मेटलॉइड्स हो गए। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक है डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप क्या दिखाता है? ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो पीरियोडिक टेबल में सेकंड पीरियड के, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ये प्रॉपर्टीज में सिमिलर हैं। लिथियम सिमिलर है मैग्नीशियम के, बेरिलियम सिमिलर है एल्यूमिनियम के और बोरॉन सिलिकॉन के सिमिलर है। ठीक है, तो यही चीज हमें यहाँ दिखाना है। ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। तो यही यहाँ पर डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में स्टेटमेंट यही है कि सम एलिमेंट्स ऑफ सेकंड पीरियड आर सिमिलर इन प्रॉपर्टीज विद एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड ऑफ नेक्स्ट हायर ग्रुप। जैसे मान लीजिए फर्स्ट ग्रुप है, ये फर्स्ट ग्रुप है ना, ये फर्स्ट ए है, ये कौन सा? ये सेकंड ए है। ये कौन सा है? ये थर्ड ए है। ये कौन सा है? फोर्थ ए है। तो हमें दिखाई दे रहा है कि इस वाले एलिमेंट का
थर्ड पीरियड के नेक्स्ट ग्रुप वाले एलिमेंट के साथ प्रॉपर्टी सिमिलर है। अब इसको थोड़ा सीक्वेंस में समझने की कोशिश करें, ऐसा क्यों होता होगा। तो ऐसे समझिए, हम डायगोनल रिलेशनशिप के लिए ऐसे एक एरो बना के मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक एरो ऐसे बना दिया और एक एरो ऐसे बना दिया हमने। तो हम जानते हैं कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? डिक्रीज करती है। और एटॉमिक साइज जो है, सॉरी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस और एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। एटॉमिक साइज क्या होगा? डिक्रीज करेगा। कहां? लेफ्ट टू राइट जाने पर। अब टॉप टू बॉटम की बात करो तो टॉप टू बॉटम में क्या होता है? एटॉमिक साइज जो है, एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा? क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं। एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। तो बहुत ज्यादा इसके बारे में डेप्थ में ना जाके, क्योंकि एस ब्लॉक में हमें फिर से सब प्रॉपर्टीज के साथ पढ़ना है, तो हम डेप्थ में ना जाके सिर्फ इतना समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा होता क्यों होगा। जब हम लेफ्ट टू राइट गए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई और एटॉमिक साइज भी क्या हो गया? बढ़ गया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई, एटॉमिक साइज घट गया। एक एक प्रॉपर्टी की बात करो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो गई, यहां से यहां गई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी और नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है? घट जा रही है। तो इसी तरीके से होता होगा कि लिथियम से बेरिलियम पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती होगी, लेकिन बेरिलियम से मैग्नीशियम आने के बाद बढ़ने के साथ फिर वापस घट गई। तो इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सिमिलर मान सकते हैं। ठीक है, ये नियरली सेम होती है। अब साइज की बात करो, यहां से यहां तक लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, और टॉप टू बॉटम जाने पर एटॉमिक साइज बढ़ता है। तो लिथियम से बेरिलियम जाने पर एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा और बेरिलियम से मैग्नीशियम पाएंगे तो फिर से साइज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो वही चीज हमें दिखाई दे रहा है कि एक प्रॉपर्टी राइट साइड जाने पर चेंज हो रही है और दूसरी प्रॉपर्टी जस्ट नीचे आने पर उसका अपोजिट बदल रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है तो नीचे आने पर घट रही है, एटॉमिक साइज घट रहा है तो नीचे आने पर बढ़ रहा है। तो ये कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी जिनकी सिमिलर इसीलिए होती हैं क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एटॉमिक साइज नियरली दोनों चीजें क्या होती हैं? सेम होती हैं। दिस इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रल ऑक्साइड्स। तो कुछ ऑक्साइड्स ऐसे हैं जो वाटर में डिसॉल्व करने के बाद में जो उनके सॉल्यूशन बनेगा, ना ही वो एसिडिक होगा ना ही वो बेसिक होगा। तो ऐसे ऑक्साइड्स को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रल ऑक्साइड। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, NO, N2O और O2F2 डाइऑक्साइड डाइफ्लोराइड, ये चार ऑक्साइड्स ऐसे हैं जो वाटर में डिसॉल्व करने के बाद में इनके नेचर में कोई चेंज नहीं आता है। ये इंपॉर्टेंट है। कोई भी ऐसा कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है जिससे हम ये बता दें, ये सब एक्सपेरिमेंटली देखा जाता है। ऑक्साइड्स को वाटर में डिसॉल्व किया जाएगा, जिस टाइप का नेचर वो परफॉर्म करेंगे उसी के बेसिस पे उनको एसिडिक या बेसिक कैटेगरी में रखा जाता है। लेकिन ये ऑक्साइड ना ही एसिडिक है ना ही ये बेसिक है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके लिए जरूरी है। अब नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सी एसिड्स। ये कौन होते हैं? दोज इनऑर्गेनिक एसिड in which XOH group is present is called ऑक्सी एसिड्स। जैसे कि HO एग्जांपल में हम लिख दें क्या? HOCl। ठीक है, तो यहां पर क्या दिखा रहा है? क्लोरीन है। क्या हो रहा है? क्लोरीन और उसके साथ कौन सा बॉन्ड जुड़ा हुआ है? OH ग्रुप जुड़ा है। क्लोरीन के साथ OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक, अब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ पूछ लेता है, तो हम यहां लिख दें क्या? HClO, या ऐसे लिख दें HOCl, उसके बाद HClO2, HClO3, HClO4। अब इसी क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, हमसे पूछने लगे कि बताइए इन सब में सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी है? सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी है? तो हम क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे। यहां पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, यहां क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, यहां ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, यहां ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है। ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है। तो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एसिडिक नेचर बढ़ता चला जाएगा। तो हम यहां लिख देंगे क्या है ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या है? ये एसिडिक स्ट्रेंथ है।
ये ध्यान देने की जरूरत है। जब जब हाइड्रोक्साइड बनेगा या ऑक्साइड होगा, जैसे जैसे सेंट्रल एटम का, नॉन मेटल के केस में मैं बता रहा हूं, जैसे जैसे सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे वहां पर उनका एसिडिक नेचर बढ़ता जाएगा। ध्यान दीजिए, किसी भी ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड में, लेकिन उसमें सेंट्रल एटम कौन होना चाहिए? नॉन मेटल। अगर जो नॉन मेटल का ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड है, तो जैसे जैसे सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे नॉन मेटल के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड का एसिडिक नेचर भी इंक्रीज करता है। तो यहां पर हमने ये नेचर लिख दिया है। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, जो क्वेश्चन बार बार जो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में जो हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ी उस पे बेस्ड है। तो हम क्वेश्चन क्या है, राइट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ये है यहां पर एसिडिक, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ कौन कौन से एलिमेंट है? BOH का होल थ्राइस, बोरॉन के बाद यही एल्युमिनियम का होल थ्राइस है, फिर एल्युमिनियम के बाद गैलियम का है, GaOH का होल थ्राइस, फिर इंडियम है, इंडियम का OH का होल थ्राइस, इसके बाद थैलियम OH का होल थ्राइस, थैलियम OH का होल थ्राइस। ठीक है, ये आ गया। ठीक, अब हमसे कहा जा रहा है यहां पर ऑक्साइड्स का नेचर देखने के लिए। तो ऑक्साइड्स के नेचर में हम क्या करेंगे? ऑक्साइड्स के नेचर के लिए हम क्या करें? यहां पर हम जानते हैं बोरॉन के नीचे आता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के नीचे आता है गैलियम, गैलियम के नीचे आता है इंडियम, इंडियम के नीचे आता है थैलियम। इस तरीके से वेरिएशन है। तो टॉप टू बॉटम जाने पर मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होगा? मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा? इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो नीचे जाने पर क्या होगा? मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। अगर जो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, यानी कि उनके ऑक्साइड का बेसिक नेचर बढ़ रहा है। भाई मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं? बेसिक। अगर जो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो यानी उनके ऑक्साइड का बेसिक नेचर बढ़ेगा, बेसिक नेचर बढ़ेगा तो एसिडिक नेचर क्या होगा? घटेगा। बेसिक नेचर बढ़ेगा तो एसिडिक नेचर क्या होगा? घटेगा। तो अगर जो मुझे लिखने के लिए कहा जाए तो मैं लिखूंगा क्या? BOH का होल थ्राइस, फिर यहाँ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का होल थ्राइस, इसका OH का होल थ्राइस, यहाँ पर OH का होल थ्राइस, यहाँ पर भी OH का होल थ्राइस। तो ये ऑर्डर है, ये हमने सारा लिख दिया, सारे हाइड्रोक्साइड। तो टॉप टू बॉटम जाने पर क्या लिखेंगे हम यहाँ पर कि एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है? डिक्रीजेस। टॉप टू बॉटम जाने पर क्या हो रही है? एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है। तो हमें यही दिखाई दे रहा है। क्या मैंने बताया? फिर से समझिए क्या कहा मैंने कहा कि बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, टॉप टू बॉटम जाने पर यहाँ पर मेटालिक कैरेक्टर इनका क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो यानी कि मेटल के ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं। तो बेसिक नेचर नीचे जाने पर बढ़ रहा है। अगर जो बेसिक नेचर बढ़ रहा है तो एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा? बेसिक नेचर बढ़ रहा है तो एसिडिक नेचर घटेगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक BOH का होल थ्राइस है, और नीचे आने पर लगातार एसिडिक नेचर इनका डिक्रीज होता रहेगा। इस तरीके से पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है। अब इस चैप्टर में कुछ भी पढ़ाने के लिए ऐसी कोई चीज़ नहीं, जहां जहां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे वो सभी मैंने आपको थ्योरी में दे दिया है, और इसीलिए मैंने सारे टॉपिक कवर किए हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही है। थैंक यू।